केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य प्रतिदिन साधना न्यूज पर विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। Mr. Happy Kumar is so happy with his job. He can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you happy? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ नया लेकर जनता के सामने आते हैं। इस बार बारी थी गिव इट अप कैंपेन की, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ही संपन्न लोगों से दरख्वास्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश के जो संपन्न लोग हैं वो खुद आगे आए और कहें कि हम सक्षम हैं और हमें किसी भी तरह की सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है। अपील की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन इस अपील का क्या कुछ असर हुआ है, यही आज हम वंदे मातरम में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है रायपुर से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। इसके अलावा हमारे साथ आनंद साहू जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। तो चलिए करते हैं आप सभी के साथ वंदे मातरम की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी का गिव इट अप अभियान, अमीरों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील। चुनिंदा लोगों ने ही सुनी मोदी की अपील, आम लोगों पर बेअसर हुई मोदी की अपील। महज 0.35% लोगों ने छोड़ी गैस सब्सिडी। नरेंद्र मोदी ने जनता से एक अपील कर दी, लेकिन इस अपील को ना तो मोदी के सलाहकारों ने सुना, नेताओं ने सुना और ना ही सुना जनता ने। क्या कुछ हुआ इस सलाह का, इस अपील का, दिखाते हैं आपको अपनी एक खास रिपोर्ट में। स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिव इट अप अभियान की भी शुरुआत की। करीब 3 महीने पहले शुरू हुए इस अभियान के तहत मोदी ने अमीर लोगों से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक महज 0.35% लोगों ने ही गैस सब्सिडी छोड़ी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई कि अभी तक 15.3 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से मात्र 5.5 लाख ने ही स्वैच्छिक तरीके से एलपीजी सब्सिडी लेना बंद किया है। सभी सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों से अपील के बावजूद मोदी का ये अभियान बेअसर होता दिख रहा है। सत्ताधारी दल के अलावा बाकी दलों के सांसदों ने भी एलपीजी सब्सिडी लेना बंद नहीं किया है, जिसके बाद ये अभियान अभी तक सफलता हासिल नहीं कर पाया। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को अभी एक साल में 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर सब्सिडी वाली दरों पर मिलते हैं। वहीं 5 किलोग्राम वाले 34 सिलेंडर सब्सिडी वाली दरों पर मिलते हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम 417 रुपए और 5 किलोग्राम के सिलेंडर का दाम 155 रुपए है। 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की बाजार कीमत 625 रुपए 50 पैसे है और 5 किलोग्राम के सिलेंडर की बाजार कीमत 220 रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को अभी तक न तो सांसदों और विधायकों का साथ मिल रहा है और न ही देश का अमीर वर्ग मोदी की अपील को गंभीरता से ले रहे हैं।
ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या स्वच्छ भारत अभियान की तरह ये अभियान भी असफलता की भेंट चढ़ेगा? तो सब्सिडी की किसको कितनी जरूरत है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कार्यक्रम की करना चाहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मधुकेश्वर जी। स्वागत है मधु जी आपका वंदे मातरम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अमीरों को सब्सिडी की जरूरत क्या है? देखिए, अमीरों को सब्सिडी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर इस देश में जो हमारी सरकारी नीतियां रही हैं, उन्होंने लोगों की आदतें इतनी बिगाड़ दी हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, जो राशन कार्ड भी होता था, सबको मालूम है कि 80% गरीब लोग गांव में रहते हैं जी। और सबको मालूम ये भी है कि 80% राशन कार्ड शहरों में पाए जाते थे, और वो भी संपन्न तबकों में। और अक्सर अपर मिडिल क्लास गृहिणियां क्या करती थी कि अपने राशन का जो चावल है वो घटिया चावल के बदले में अपने नौकरों से चीनी ले लेनी, ये ले लेनी। किसी को शर्म नहीं आई कि राशन कार्ड हम क्यों सस्ता राशन खाएं। मुझे लगता है मैं शायद एक रेयर एग्जाम्पल हूँ जिसने राशन कार्ड बनवाने से साफ मना कर दिया। हालांकि इससे मुझे बड़ी दिक्कतें भी आई जी, क्योंकि ये आइडेंटिटी प्रूफ बन गया था। तो सरकार इतनी गलत नीतियां और इतनी गलत आदतें डाल चुकी है पिछले 65 वर्षों में हमारी सरकारों ने, जो जिस तरह से सब्सिडी का गैर इस्तेमाल किया और ये करप्शन का और रैकेटियरिंग का पूरा एक एम्पायर इनके आसपास खड़ा कर दिया जी। तो इसलिए भी लोगों को आदत नहीं है कि जो मुफ्त में मिल रहा है हम क्यों ना लें। दूसरी ये भी बात है कि अभी वो जो सरकारी टैक्स है या सरकारी खजाना है, लोगों को अभी भी लगता है कि ये धांधली में ही जाना है। सरकार ईमानदारी से तो खर्च करती नहीं जी। सही में गरीबों को पहुंचाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं। करप्शन स्कैंडल इतने होते हैं जी। तो इसलिए सरकारी खजाना एक पब्लिक ट्रेजरी न लग के लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिशियन और नेताओं और बाबुओं के हाथ में हम सौंप देंगे और पैसा तो ये मिसयूज ही करेंगे जी। जब तक टैक्स पेयर को ये विश्वास नहीं होता कि पैसा सरकारी खजाने में जो जा रहा है पब्लिक वेलफेयर के लिए और सबसे गरीब तबकों के लिए इस्तेमाल होगा, मुझे लगता है वो विश्वास और वो सैक्रिफाइस की भावना आने वाली जी। मधुकेश्वर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे यहाँ पे प्रकाश डाला है और इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी आनंद जी से। आनंद जी, आपने भी सुना कि सरकार कहीं ना कहीं लोगों को आदी बनाती है इन सब्सिडीज की। जो लोग संपन्न हैं वो भी यही सोचते हैं कि सरकार इसका सही इस्तेमाल नहीं करेगी, गरीबों तक तो पहुंचेगा ही नहीं, इससे अच्छा है कि हम ही इसका इस्तेमाल कर ले। देखिए, हमारी एक विशाल राष्ट्र है और वर्षों से अनेक सरकारें रही हैं जी, और आर्थिक जो गति है, वृद्धि है जी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत धीमा रहा है। और ये जो सरकार अभी आई है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप अगर देखेंगे तो विकास की जो दर है विगत 15 वर्षों का जो रहा है उसको अभी 1 वर्षों में ही उसको आगे ले गए। आनंद जी, आप और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, एकदम से बदल नहीं सकते, मेंटालिटी को बदलने में टाइम लगता है। अगर आप देखेंगे तो वास्तव में जो असली में जो गरीब हैं वो आज 1500 रुपया दे करके भी गैस भराना पड़ता है उनको, तो भराते हैं। तो मुझे तो लगता है ये सब्सिडी वास्तव में होना ही नहीं चाहिए जी, बिल्कुल। अगर मेरा व्यक्तिगत राय माने तो, क्योंकि मैं मजदूरों का इश्यू देखता हूँ, जो शहर में जाते हैं गरीब लोग मजदूरी करने के लिए, गांव से पलायन करके शहर में जाते हैं, उनके पास कोई अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड वहाँ लोकल होता नहीं है शहर में। तो वो क्या करते हैं, बिचौलिए के पास जाते हैं और वो जो 800 की गैस सिलेंडर है 1500 में लेते हैं, मैं आपसे 1600 में लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वही व्यक्ति 1600 दे के ले सकता है। तो आनंद जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और नरेंद्र मोदी की मंशा पर भी हम सवाल नहीं खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अहम पहल यहां पर की है। उन्होंने कहा है कि जो सब्सिडी मिलेगी, मैं आपकी बात पर ही आ रही हूं, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं। उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि जो पैसा बचेगा, जो सब्सिडी नहीं लेंगे, उससे गरीब लोगों के घरों में चूल्हा जलेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या आपने अपनी सब्सिडी छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा है अभी। क्यों?
देखिए ऐसा है वास्तव में, क्योंकि मैं भी एक दूसरे जगह रह रहा हूँ जी जी, तो मैं भी ब्लैक में ले रहा हूँ, तो सब्सिडी तभी छोड़ूंगा जब मैं खुद का अकाउंट। यही बात मधु किश्वर जी भी कह रही थी। मैं शिफ्ट किया हूँ घर में दूसरे जगह, अभी 1 वर्ष से ज्यादा हो गया जी, लेकिन मेरा वहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो मैं खुद ही ब्लैक में ले रहा हूँ जी। तो वास्तविकता यही है कि कठिनाई मेरे जैसा व्यक्ति को हो सकता है, तो दूसरे के साथ क्या होता होगा जी। तो ये सारी स्थिति को सरकार को एक दूसरे रोल मॉडल बनाने के लिए एक गंभीरता से इसको अप्रोच करना पड़ेगा जी। इसमें मैं एक चीज जो है, जो अभी तक के व्यूज में सुन रहा था, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है, जो मेरे को पैनलिस्ट हैं वो शायद इस विचार के हैं दोनों, कि सब्सिडीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो सही तरीके से हो पाता है कि नहीं। आई थिंक हम कॉन्सेप्ट जो है, शायद जहां तक मुझे बताया गया था डिस्कशन का, ये है कि सब्सिडीज होनी चाहिए कि नहीं, और आई थिंक हमारी डिस्कशन शायद इस डायरेक्शन में चल रही है कि सब्सिडीज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो पाता है कि नहीं, सब्सिडी जिसको मिलनी चाहिए उसको मिल पाती है कि नहीं। मेरे हिसाब से दोनों, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, आई हैव लिसन्ड कंप्लीट टाइम। लेकिन आकाश जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज जो हम मुद्दा है हमारा वो यही है कि ये एक अपील जो की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उस अपील को कितने लोगों ने माना है? आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ कि उसमें यही था कि जो अपील की गई थी वो ये था कि जो रिच लोग हैं, जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो बिना सब्सिडी के गुजारा कर सकते हैं, उनको एक अपील की गई थी कि आप एलपीजी पे सब्सिडी ना लें, और मेरे हिसाब से एक अच्छी अपील थी। उससे क्या है, जो एक रिच व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति ऐसा है एफ्लुएंट क्लास का है, अपर मिडिल क्लास का, अगर वो अपनी सब्सिडी गिव अवे कर देता है वॉलंटरीली, तो मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि जो हमारे बीपीएल भाई बहन है, आज की तारीख में देश में बीपीएल की संख्या बहुत है, आज हमारे बीपीएल भाई बहनों को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाता, बाकी जो 2 एलिमेंट्री चीजें हेल्थ और एजुकेशन वो तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे में अगर एक एफ्लुएंट व्यक्ति, पैसे वाला आदमी, उनके लिए कुछ सब्सिडी छोड़ देता है जिससे उनके लिए एलपीजी या और सुविधाएं हम बना सके, तो आई थिंक एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट में इसमें जो है मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है, बट आई थिंक सब्सिडीज जो है, सब्सिडी का कॉन्सेप्ट इंडिया जैसे देश में होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जो बीपीएल भाई बहन है उनको ऊपर उठाना है। आज बिना सब्सिडी के उनको ऊपर नहीं उठा सकते। हाँ, इस चीज में बिल्कुल मानता हूं कि सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए। अगर सब्सिडी किसी व्यक्ति के लिए है तो उस तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए यह नहीं कि आप सब्सिडी बंद कर दो, सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, उस व्यक्ति तक पहुंचे वो, इस मैकेनिज्म को आप ठीक करो। उसके बीच में जो लीकेजेस हैं या अगर कहीं करप्शन हो रही है उस करप्शन को बंद करो, कॉन्सेप्ट को तो ना खत्म करो। आज जो है, जो हमारे गरीब भाई बहन है उनका ध्यान तो हमें रखना है। मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ मधु किश्वर जी भी हैं। मधु जी, आप इन्हीं बातों का जिक्र कर रही थी कि हमारे देश में सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आकाश जिंदल जी इसको इलेबोरेट कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि हमारे देश में सब्सिडी की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, ये जो गरीबी को पाल पोस के बनाए रखना, ये जो नीतियां रही, ये बहुत नुकसानदायक है। दूसरी बात, सब्सिडी की तभी बात आती है जब आपने किसी चीज को सामान्य व्यक्ति की पहुंच से ज्यादा महंगा कर दिया हो। आज के दिन जो ये गैस है, कुकिंग गैस जो आती है, ये इतने लाखों टन रोज वेस्ट हो रही है क्योंकि उसको टैप नहीं किया जा रहा। ये जो हमारी एनर्जी पॉलिसी है, ये इतनी डिस्टॉर्टेड है कि इतना महंगा गैस सिलेंडर नहीं। तो आप देखिए, किसी और देश में जो गैस सप्लाई है वो बहुत ही छोटा हिस्सा है, किसी भी व्यक्ति की, निम्न श्रेणी के व्यक्ति की आय का बहुत छोटा हिस्सा है। तो इसलिए सब्सिडी का कोई मायना ही नहीं रहता, अफोर्डेबल अगर हो तो हमें गैस को अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए, एनर्जी सोर्सेज को ढंग से टैप कैसे किया जाए, असली पॉलिसी वो होनी चाहिए, उस दिशा में जानी चाहिए। क्यों हमने स्कैर्सिटी बना रखी है गैस की, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत कम दुनिया में देश हैं जहां गैस की इतनी स्कैर्सिटी है, जो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी हिंदुस्तान ने क्रिएट कर रखी है। और पाइप गैस सप्लाई क्यों ना जाए, ये भारी भारी सिलेंडर उठा के बेचारे गरीब लेके आते हैं अपनी पीठ पे लाद के, ये भी बिना वजह की कॉस्ट बढ़ाने वाली बात है। तो सबसे पहले तो अपने सिस्टम ठीक कीजिए, उस चीज को अफोर्डेबल बनाइए, इनकम राइज होनी, आपकी सही पॉलिसी होनी चाहिए
कि लोगों की इनकम्स बढ़ें जी, ना कि वो गरीब रहे और आप टुकड़े फेंकते रहें जी। ये जो इसको कहते हैं नर्चरिंग पॉवर्टी, तो कांग्रेस की यही नीतियां रही हैं। अब नरेंद्र मोदी की सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो गरीबी को इतना प्यार से पाले पोसेंगे नहीं। जी जी जी, गरीबी इसका जवाब मैं ले लूँ। आनंद जी, आकाश जी आपके पास आएंगे। आनंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, मधु जी भी यही कह रही हैं कि हमें उसको पाल पोसने की जरूरत नहीं है, जितना हम सब्सिडी पर ध्यान दे रहे हैं उसको मुद्दा बना रहे हैं। अगर हम रिसोर्सेज और सोर्सेज पर ध्यान दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, बहुत अच्छा मधुकिशोर जी कह रहे थे कि वास्तव में आज जिस प्रकार से हमारी सरकार कार्य कर रही है, मुझे लगता है मधुकिशोर जी पहली बार यू हैव टू एक्सेप्ट, और मैं तो खुद मानता हूं कि एक अच्छी दिशा में कार्य हो रही है। एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े पहल सरकार की है, और मुझे लगता है आने वाले समय में हर एक घर में गैस पाइपलाइन के माध्यम से जाए, इसके लिए भी काम हो रहा है जी। अभी कई ऐसे मुंबई में, दिल्ली में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गैस पाइपलाइन से गैस मिल रहे हैं, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो उतना आसान नहीं है। उसको एकदम से रैपिडली इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा कठिनाई हो रही है। अब देखिए, पानी की पाइपलाइन अभी नहीं दे पाए, गैस की पाइपलाइन तो बाद की बात है। तो मैं जो रैंडमली अवेलेबल है, तो मुझे एक चीज कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी का नियत है वो इतना साफ है। उन्होंने पहले ये कहा कि अगर जो लोग सक्षम हैं वो लोग पहले अपना सब्सिडी को हैंड ओवर करें, यानी दे शुड ऑफर टू द गवर्नमेंट कि हम सब्सिडी लेना नहीं चाहते हैं। ये सब्सिडी के जो पैसे बचेंगे सरकार के खाते में जो जाएंगे, उससे और जो गरीब लोग हैं, जो रियल में नीडी हैं, उनको फेयरली उनके अकाउंट में यही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि एक और मुझे लगता है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मुझे लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी अभी जितने लोग हैं करीब करीब 5 से 7 करोड़ लोग हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय टोटल। मुझे लगता है इतने लोगों को भी अगर उसमें एक पॉलिसी इशू बना करके अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग कॉन्सेंसस अगर तैयार हो जाए। आनंद जी, ये सपना तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा है। सपना साकार कैसे होगा? 3 महीने हो गए, सिर्फ 0.35 लोगों ने अभी तक अपनी सब्सिडी खत्म करने की बात कही है। तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको चैनलाइज अगर ठीक से नहीं करेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। समुद्र में पानी बहुत है लेकिन वो पीने के लायक नहीं है। इसी तरह गैस का भी है, उसी तरह अन्य चीजों का भी है। तो मुझे लगता है सही जगह में सही व्यक्ति को सही चीजें मिलनी चाहिए, और इसके लिए सरकार को एक रैपिड एक्शन जो है पूरा नीति बना करके और इसको लागू करना पड़ेगा। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं होना चाहिए कि जिसके पास लाखों का संपत्ति है और बहुत कैपेबल है, उसको सब्सिडी पूछने के बजाय उसका सब्सिडी खत्म करना चाहिए। मधु जी, सपना बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा सपना साकार कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले मेरे दृष्टि से जो सब्सिडीज हमारे राजनेता लेते हैं ना, मुफ्त घर, मुफ्त ये, मुफ्त वो, उनको अच्छी तनख्वाहें दो। सब्सिडी का कल्चर अगर खत्म करना है, सबसे पहले हमारे MP, MLA, मिनिस्टर्स, क्योंकि किसी और देश में ये मुफ्त घर और मुफ्त बंगले और मुफ्त नौकर और मुफ्त चाकर और मुफ्त ये, मैं कह रही हूँ खूब अच्छी तनख्वाहें दो। जैसे सिंगापुर में बहुत अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं। उनको ये मुफ्त खोरी का कल्चर हटाइए, जायज जो उनको अच्छी तनख्वाह चाहिए, किराए पे घर लेके रहें, तो सामान्य नागरिकों की तरह रहेंगे और सामान्य नागरिकों की तरह खरीद फरोख्त करेंगे, तो अपने आप समझ आ जाएगी कि कैसे अगर आप कट के रहते हैं तो मानसिकता भी कट जाती है। अब लुटियन दिल्ली में किसी को बंगला दे दीजिए तो रातों रात उसकी मानसिकता। ये सही कह रहे हैं मधुकिशोर जी, मुझे लगता है ये जो सब्सिडी होता है वो एक ब्लैक मार्केटिंग को भी इन्वाइट करता है। सब्सिडी जो अब हम देते हैं, एक तरफ आप 420 रुपया में एक सिलेंडर दे रहे हैं, दूसरी तरफ 800 से 1200 तक का कमर्शियल सिलेंडर है, और इसके माध्यम से ब्लैक मार्केटिंग को देखिए, मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आज की वस्तुस्थिति, आज की ग्राउंड रियलिटीज हमें देखनी होगी।
आज हम सब जानते हैं, मेरे दोनों को पैनलिस्ट भी शायद जानते होंगे कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ऐसे में उन लोगों को, ठीक है, इस बात को मैं मानता हूं कि अल्टीमेटली हमें जीडीपी ग्रो करानी है, जीडीपी ग्रो करा के पर कैपिटा इनकम बढ़ानी, बट उसमें जो है उन लोगों के प्रति ड्यूटी सरकार की भी है, हमारी भी है, हम सबकी ड्यूटी है कि जब तक हम उनको जो है उनकी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा देते, उनको इस लेवल पे नहीं ले आते कि वो रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन इन चीजों को अपने आप अवेल कर सके, तब तक उनको सब्सिडीज देना हमारी ड्यूटी। और एक मिथ है कि वेस्टर्न कंट्रीज में सब्सिडीज नहीं है, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी जहां जहां जरूरत है वहां सब्सिडीज दी जाती हैं, जहां जहां रिक्वायरमेंट है, जहां जहां जरूरत है। मैं यूएस से लेकर यूरोप सब जगह की इकोनॉमीज को एनालाइज करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रियलिटीज, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस वहां भी सब्सिडीज दी जाती हैं, सरकारें लोगों की मदद करती हैं। अल्टीमेटली ठीक है, सब्सिडी कल्चर से हमें दूर जाना चाहिए, बट आज की रियलिटी के हिसाब से हमें धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, जीडीपी बढ़ानी है। और यह सरकार का दायित्व है कि सरकार ने कहा कि एक साल जो है ग्रोथ आएगी, अच्छे दिन आएंगे, एक साल हो गया है, अभी वो ग्रोथ जो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई है। मानता हूं सरकार उस डायरेक्शन में काम कर रही है, ये सरकार एक प्रो डेवलपमेंट सरकार है, प्रो ग्रोथ सरकार है, बट बेसिक इश्यू आज की तारीख में क्या है, आम आदमी के लिए उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो वहां वो मिसमैच का जो प्रॉब्लम आ रही है, वहां आई थिंक सरकार का रोल आ जाता है कि जीडीपी बढ़ाई जाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जाए और इन्फ्लेशन को कम रखा जाए। अगर ये हो जाएगा तो लोगों को सब्सिडीज की रिक्वायरमेंट जो है इन द फर्स्ट प्लेस नहीं रहेगी। अगर ग्रोथ मिल जाए तो आई थिंक ये तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आज तक रही हैं जो ग्रोथ नहीं दे पाई, पर कैपिटा इनकम जिस लेवल पे होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, इसीलिए सब्सिडीज आई हैं। तो अब जो है ग्रोथ बढ़ा दीजिए, जब तक सरकार ग्रोथ नहीं दे देती, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ बैठे हैं, तब तक सब्सिडीज जो है, हाँ जी, उनके पास भी हम आएंगे। मधुकेश्वर जी, यहाँ पर गिव एंड टेक की बात की जा रही है, गिव इट अप की बात की जा रही है, क्या ये उम्मीद हम अपने माननीयों से नहीं कर सकते, अपने सांसदों से नहीं कर सकते, अपने जनप्रतिनिधियों से नहीं कर सकते जो कि इतनी सारी सब्सिडीज लेते हैं? कौन सी ऐसी चीज होगी जिसमें वो सब्सिडी नहीं लेते हैं? तो क्या इस अभियान से जुड़ने की अपील उनसे नहीं की जा सकती? बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ सिर्फ उनसे अपील नहीं, देखिए पूरा ढांचा आपको बदलना पड़ेगा जी। और मानसिकता तभी बदलती है जब जो मुफ्तखोरी की आदत है उसका आधार ही आप रद्द कर दें। और उसका आधार रद्द करने का एक ही तरीका है कि हमारे सांसद, हमारे मिनिस्टर, इनको बढ़िया मोटे सैलरी दो, परंतु एक चीज भी मुफ्त मत दो, ना मुफ्त हवाई टिकट, ना मुफ्त रेल टिकट, ना मुफ्त बंगले, ना मुफ्त पानी, ना मुफ्त बिजली। खूब पैसे दीजिए, जम के दीजिए तनख्वाह, पर मुफ्तखोरी का कल्चर हटाइए। मधुकेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं हमें ग्राउंड लेवल पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और कुछ ऐसा ही संसद की कैंटीन में भी देखा जाता है। अगर आप वहां पर खाना खाने जाएंगे, जो हमारे माननीयों को जितने पैसे में वहां बढ़िया खाना मिलता है, आप उसकी अपेक्षा उस कैंटीन के बाहर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जब सांसदों के पास में अच्छी खासी कमाई होती है, वो भी संपन्न है, तो फिर उन्हें खुद आगे बढ़ना चाहिए, खुद ये बोलना चाहिए कि हमें सब्सिडी या सब्सिडाइज फूड की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो कि पहली बार देश की संसद की कैंटीन में गए थे, तब उनका बिल कितने का आया था, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरकार बनने के बाद एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ने की अपील करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के कैंटीन में खाना खाकर सांसदों और मंत्रियों को संसद की कैंटीन में खाना खाने का अघोषित संकेत दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद की कैंटीन में आलू सब्जी, साग, राजमा चावल, दही और रोटी खाई, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 रुपए चुकाने पड़े। उन्होंने वहां 100 का नोट दिया और उसके बदले में उन्हें 71 रुपए वापस मिले। अगर यही खाना नरेंद्र मोदी ने किसी 5 स्टार होटल में खाया होता तो इसके लिए उन्हें लगभग 1600 रुपए चुकाने पड़ते। अगर किसी मिडिल क्लास रेस्टोरेंट में उन्होंने ये खाना ऑर्डर किया होता तो इसके एवज में उन्हें 500 से 800 रुपए देने पड़ते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद की कैंटीन में कितनी सब्सिडी दी जाती है। संसद की कैंटीन में खाना खाने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। संसद की कैंटीन में फायदा उठाने के अलावा जनता के प्रतिनिधियों को टेलीफोन बिल, हवाई और रेल किराया, पानी,
बिजली जैसी सुविधाएं फ्री में मिलती हैं। हमारे साथ आनंद जी लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपने भी रिपोर्ट देखी, अगर 29 रुपए में इतना बढ़िया खाना बाहर मिले तो शायद सब्सिडी की कोई जरूरत ही ना पड़े। बहुत सारे कारण हैं। अगर आप पहले देखें तो सब्सिडी इसलिए दिया जाता है कि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव्स लोग हैं, जो भारत के संवैधानिक प्रतिनिधि हैं, अगर उनको सब्सिडी दिया जाता है तो उसमें इसलिए दिया जाता है कि उनको बाहर ना जाना पड़े, समय का बचत हो, और पार्लियामेंट का एक सेशन चलने में एक दिन का कई करोड़ रुपए का खर्च पड़ता है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, तो इसीलिए उनको सब्सिडी, उनका समय का, कीमती समय को ध्यान में रख करके उनको दिया जाता है सब्सिडी। अगर वहीं पर कोई अच्छे रेस्टोरेंट अगर खोल दिया जाए, जैसे और कोई कंपनी वाले को अगर दे दिया जाए, प्राइवेट को अगर अलाउ कर दिया जाए, तो शायद वहाँ सब्सिडी देना ना पड़े। लेकिन वहाँ प्राइवेट कोई है नहीं, गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ अगर प्राइवेटाइजेशन अगर करते हैं तो मुझे लगता है कहीं सिक्योरिटी का भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर किसी प्रकार की कोई खान पान में अगर कोई मिलावटी हो जाए या किसी प्रकार का उसमें जहरीलापन अगर कोई तो उसमें मिला दे तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसीलिए इसमें एक सेफ्टी को भी ध्यान में रख करके और उनका समय को देख करके ये किया गया है। आनंद जी, अजीत जोगी अभी जुड़े हैं, स्वागत है अजीत जी आपका वंदे मातरम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सब्सिडी की अपील की गई थी नरेंद्र मोदी की तरफ से संपन्न लोगों को, वो कहीं उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला रिएक्शन आपका। देखिए, जो अपील उन्होंने की है जी, वो तो ऐच्छिक है। जिन लोगों के मन में इच्छा हुई है, जो कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उन्होंने किया है। पर ये अपने आप में दुखद है कि बहुत कम संख्या में उनकी अपील का असर हुआ है। आपने छोड़ और इसका मतलब यह है कि नहीं, मैं तो ना एमपी हूँ ना एमएलए हूँ। नहीं, संपन्न व्यक्ति में तो आते ही होंगे आप। अब तो एक संपन्न भी नहीं हूँ, मेरी पेंशन तो बहुत कम है अभी। इसका मतलब आपने नहीं छोड़ी है? मैं व्यक्तिगत रूप से अभी उस श्रेणी में नहीं आता हूँ, पर मैं ये मानता हूँ जो लोग छोड़ सकते हैं उनको छोड़ना चाहिए जी। और एमपी एमएलए को ही क्यों टारगेट बना रहे हैं? समाज में उनसे ज्यादा समृद्ध बहुत से लोग हैं, उनको भी अपील करनी चाहिए और उनकी तरफ से भी ये होना चाहिए। जी, आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे अच्छे मित्र ने अभी जो है एक बात कही थी कि हमारे एमपीज का समय बहुमूल्य होता है, देश के लिए काम करते हैं। बिल्कुल मानता हूँ। पार्लियामेंट में उन्हें इंपॉर्टेंट बिजनेस कंडक्ट करना होता है, पॉलिसीज बनानी होती है, बिल पास होना होता है, और मानता हूँ उनका समय हमारे लिए बहुकीमती है, हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये क्यों जरूरी है कि उनको सब्सिडाइज रेट पे फूड दिया जाए? अगर गवर्नमेंट की कैंटीन है तो वहां मार्केट प्राइस पे दिया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की कैंटीन पे आप मार्केट प्राइस पे चीजें नहीं बेच सकते। गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल्स भी हैं, गवर्नमेंट की पीएसयूज 5 स्टार होटल चलाती है, 3 स्टार चलाती हैं। बिल्कुल मानता हूं, हमारे एमपीज हमारे लिए काम करते हैं, उनका समय कीमती है, हमारे लिए ट्रेवल करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इंपॉर्टेंट बिल्स पे डिस्कशन करनी होती है। बट उसमें जो है, हम कब कह रहे हैं बाहर जाए? हम तो कह रहे हैं कि उसी कैंटीन में उनसे मार्केट प्राइस चार्ज की जाए और मार्केट प्राइस पे करें, उसी कैंटीन में वो सारी फैसिलिटीज एंजॉय करें। मैं जोगी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस इतने सालों तक पावर में रही है कि सब्सिडी कल्चर देश में क्यों पनपा है? ऐसा क्यों नहीं हुआ? और मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, सब पार्टियों की सरकार रही है, बीच में जो है बीजेपी की भी सरकार रही है, जनता पार्टी की भी सरकार रही है, कि आज तक ऐसा क्यों हो गया कि देश को इंडिपेंडेंट हुए इतने साल हो गए, फिर भी हमारे यहां बीपीएल का कॉन्सेप्ट क्यों है? इतने सालों में मैं एज एन इकोनॉमिस्ट जानना चाहता हूं, हमारी सरकारें अलग अलग पार्टियों की मिलके अभी तक इस लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाई कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन तो उसके बाद छोड़ दीजिए, वहां तक हम दे पाए। जबकि सारी पार्टियां ये दावा करती हैं कि हां, हम गरीबों के लिए काम करना चाहती हैं। इस पे जरूर मैं इनका रिएक्शन लेना चाहूंगा। हाँ, मैं इसका जवाब दूं। आप अर्थशास्त्री हैं, बड़े ज्ञाता हैं, आप पूरी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को समझते हैं और मैंने जितना दूसरे देशों को देखा है, अमेरिका जैसा समृद्धतम राष्ट्र भी अपने किसानों को भरपूर सब्सिडी देता है। किसान एक ऐसा वर्ग है
जिसको सब्सिडी देना आवश्यक है। यदि उसके लागत मूल्य की, उसके श्रम की कीमत आंकी जाए तो वो बहुत अधिक होती है, और इसलिए शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देता है। इसलिए एक सिरे से ये कह देना कि देश में हम किसी को सब्सिडी नहीं देंगे, ये तो वाजिब बात नहीं है। और देश में एक जो विभिन्नता है, एक जो सबसे अमीर है और जो सबसे गरीब है, उसके बीच में जो दूरी है वो दूरी इतनी जल्दी नहीं पड़ जाएगी। जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप लोग अर्थशास्त्र में कहते हैं कि अमीर आदमी को और अमीर बनाओगे तो उसकी अमीरी से टपक टपक के गिरेगा और गरीब को भी कुछ मिल जाएगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट से अगर हम गरीबी दूर करना चाहेंगे, बिना सब्सिडी के दूर करना चाहेंगे, तो कई दशक और लग जाएंगे। इसलिए मैं ये मानता हूं, मैं हमेशा से लेफ्ट ऑफ सेंटर रहा हूं अपनी अवधारणा के कारण, इसलिए मैं ये कहता हूं, और बड़ी गरीबी से निकल कर आया हूं, एक बहुत ही गरीब आदिवासी परिवार में जन्मा हूं और यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मुझे ये मालूम है कि गरीबी क्या होती है। उन गरीबों की मदद करना, ऐसे लोगों को जिनके पास जरूरत से ज्यादा है, उनसे लेकर उन गरीबों की मदद करना ही तो सब्सिडी है। यही तो ये समाज का और विशेषकर भारतीय समाज का, जहां गरीब और अमीर में बहुत बड़ा अंतर है, सब्सिडी की आवश्यकता है। मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एक सांसद ओम बिरला जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका बिरला जी वंदे मातरम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि किसी को कुछ देने से एक संतोष, एक संतुष्टि की अनुभूति होती है, तो क्या हमारे माननीय इस अनुभूति को फील नहीं करना चाहते, ये संतुष्टि नहीं चाहते, जिससे कि वो खुद आ गया है और कहें कि हमें इस सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत जिसको है उसको दे दो? निश्चित रूप से सब्सिडी की जो अंतिम व्यक्ति उसको मिलना चाहिए जी, और हमें पूरे देश में आह्वान करना चाहिए कि सक्षम लोग सब्सिडी छोड़े ताकि इस अंतिम व्यक्ति को उसको सब्सिडी दे सके। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास हुए, अच्छे प्रयास हैं, इसके परिणाम धीरे धीरे आने लगे। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या आपने अपनी सब्सिडी छोड़ दी है? हाँ, निश्चित रूप से। एक हमारे साथ अर्थशास्त्री यहाँ पर मौजूद हैं, आकाश जिंदल जी। उन्होंने भी सवाल किया था कि संसद में जब माननीय जाते हैं, जब सेशन चलता है, वहां पर उन्हें कैंटीन में सब्सिडाइज फूड मिलता है। जब वो सक्षम है तो उन्हें सब्सिडाइज फूड की क्यों जरूरत है? एक रुपए की चाय उन्हें मिलती है, जो कि अगर बाहर आप जाएंगे तो आपको 10 रुपए की मिलेगी। शुरू से जरूरत नहीं है, वाजिब कीमत तो मिलना चाहिए। इसके लिए कोई ने मांग नहीं उठाई कि हमें सब्सिडी भोजन मिलना चाहिए, सब्सिडी चाय मिलनी चाहिए। तो सर, मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगली बार जो है मेरी रिक्वेस्ट पे संसद में आप ये चीज को उठाएंगे, इस इशू को रेज करेंगे? आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जो इश्यूज आप सही समझते हैं वो रेज करें। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी टीवी के माध्यम से कि आप इस चीज को जो है पार्लियामेंट में रेज करें कि मार्केट प्राइस पे होना चाहिए ये सब कुछ। निश्चित रूप से करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम बिरला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सांसद हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अब जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें जरूर मुद्दा उठाएंगे कि हमें सब्सिडाइज फूड की संसद की कैंटीन में कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है। जो पूरे दाम से खरीद सकते हैं, ऐसे लोग जो अच्छे खासे जो आमदनी है जिनको, उनको छोड़नी चाहिए। 0.5% का मतलब भी बहुत बड़ी संख्या होता है, कोई छोटा संख्या नहीं है। कई लाखों में ये संख्या होगी और मैं उम्मीद करता हूं और आने वाले दिनों में और ये संख्या बढ़ेगी। सरकार के लिए ये संख्या घटाना बहुत आसान है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत बहुत लोगों को सब्सिडी से वंचित किया जा सकता है। कि ये अपील प्रधानमंत्री से आपने कहा है तो वो सोचें इस पर, लेकिन इस पर कोई तबसरा करना, चूंकि ये आपको पता होगा कि पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस हैं उस पर हम कोई नेगेटिव या उस तरह की कोई टिप्पणी करने से पहले हमको सोचना पड़ता है, इसलिए कि पार्लियामेंट इस तरह की टिप्पणियों के से थोड़ा सा उसको उस पर वहीं से कोई जिम्मेदार आदमी बोलता है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को सुन लिया, लेकिन इस मुद्दे पर जनता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। पहले तो नरेंद्र मोदी जी से कोई ये पूछे जाके कि उनके जो सांसद हैं और जो
संसद भवन में जितने भी सांसद हैं वो क्यों सब्सिडी ले रहे हैं? उन्हें तो हर चीज़ में सब्सिडी मिल रही है। उनके यहाँ जो खाना 25 रुपए का मिलता है वही बाजार में 1000 या 500 का मिल रहा है। मैं नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम सब्सिडी छोड़ देंगे तो फिर हमारा कैसे गुजारा होगा? उन्होंने अपने सांसद को तो कभी नहीं कहा कि सब्सिडी छोड़ दीजिए या ये कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी जो अपील कर रहे हैं हमारे देश की जनता से कि सब्सिडी छोड़ दिया जाए, तो उनको एक दल बनाना चाहिए, कुछ लोगों का गुट बनाना चाहिए जिसमें ऐसे लोगों को कैटेगराइज किया जाए जो सक्षम हो अपने हर कार्यों को करने में, और उसके बाद उस ग्रुप से खासकर उन्हीं लोगों से नरेंद्र मोदी को अपील करना चाहिए कि उन्हें अपनी सब्सिडी छोड़ दें और उस सब्सिडी का यूज देश की जनता के भले के लिए की जाए। जरूरी तो उन लोगों के लिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको जो फायदा हो जाता है, जो 1000 का सिलेंडर मिलता है उनको 400 या 500 में मिल जाता है। नरेंद्र मोदी जी की जो अपील है सराहनीय तो है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो निंदनीय भी है। आनंद जी, सुना आपने, हर कोई यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसकी शुरुआत उन्हें अपने घर से ही करनी होगी। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ अभी हमारे जो जनता जनार्दन जो अपना रिएक्शन दे रहे थे जी। मुझे लगता है कि देश में जो वो एक जड़ है, वो जड़ जो है उसमें जमीन में गाड़ दिया गया है, यानी लोगों की मनोभावना को ऐसा बना दिया गया है कि आप सब्सिडी हर एक चीज में आपको मिलना चाहिए। और ये साफ तौर पर दिख रहा था कि सब्सिडी जो है क्यों ना दिया जाए, जबकि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है कि सब्सिडी खत्म करेंगे। सब्सिडी उन्होंने ये कहा है कि जो लोग सक्षम है, वास्तव में जिनको शायद सब्सिडी ना मिले तो भी बहुत आराम से वो उतना पेमेंट कर सकते हैं, जी। वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वैसे लोगों से उन्होंने ये कहा है। मैं अजीत जोगी जी के पास में आना चाहूंगी। अजीत जोगी, अगर मैं आपसे कुछ आंकड़े डिस्कस करूं, हामिद अंसारी ने एक साल में 171 सिलेंडर लिए हैं, इसके अलावा परनीत कौर 161, विजय बहुगुणा 83 सिलेंडर एक साल में, और नवीन जिंदल का आप आंकड़ा सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान होंगे, 369 सिलेंडर एक साल में ले, यानी कि एक दिन में एक सिलेंडर भी उन्हें कम पड़ रहा था। ये है सब्सिडी का हाल। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसे ऐच्छिक करेंगे तो ऐसा ही होने वाला है। एक नियम कानून बना दिया जाए, जो इतने से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं उनको सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिलेगा। एक सिद्धांत बना दीजिए। अगर आप ऐच्छिक करेंगे तो इसी तरह से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास बहुत संसाधन है, उनको भी सब्सिडी लेने में कोई दुख नहीं होता। सब्सिडी लेने में किसी को अच्छा ही लगता है। इसलिए सब्सिडी के अगर समाप्त करनी है तो एक आंकड़ा बना दीजिए कि इतने से ज्यादा इनकम टैक्स जो देता है उसे सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिलेगा, उसका परिणाम अच्छा आएगा। आकाश जिंदल जी का मैं रुख करना चाहूंगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अजीत जोगी जी की बात से? देखिए, जोगी साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हमारे देश के सीनियर पॉलिटिशियन है। पहले तो मैं जो इनसे इशू रेज कर रहा था उसमें यह था कि 68 साल के बाद भी हमारे यहाँ बीपीएल क्यों है, क्यों नहीं हम सब लोगों को सुविधाएं दे पाए। मैं सब्सिडी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं था, मेरा प्रश्न थोड़ा सा उससे डिफरेंट था। मेरा ये मानना है कि हाँ, सब्सिडीज देश में दी जाए, बट साथ ही साथ मेरे हिसाब से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को ग्रोथ ऐसी दे दें, लोगों को सारी फैसिलिटीज ऐसी दे दें कि उसके बाद उनका इनकम लेवल इतना हाई हो जाए कि सब्सिडीज की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी सब्सिडीज खत्म कर दीजिए। आप अल्टीमेट टारगेट हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम बढ़ा दें और इन्फ्लेशन कम कर दें, ताकि हर व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन अपने आप परचेज कर सके। फिर सब्सिडीज की रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट प्लेस ही नहीं रहेगी। मेरा तो ये मानना है कि अगर 68 साल में हमने ये ग्रोथ कर ली होती, शायद ये आज कहीं डिस्कशन ही ना हुई होती। ये 68 साल में कई गलतियां हुई हैं, बिल्कुल डिस्कशन ही ना हो रही होती कि सब्सिडी देनी है या नहीं देनी, किसको अपील करनी है कि भाई सब्सिडी मत लो, जिसको जरूरत है वही ले ले। इसी के साथ हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम मेहमानों का। आनंद साहू जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी नेता, अजीत जोगी जी पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, आपका भी शुक्रिया। साथ ही साथ आकाश जिंदल, आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे, और मधु किश्वर जी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही खड़ा
होता है कि जो अपील की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उस अपील का असर कितना होता है, और क्या जो हमारे माननीय हैं उनको खुद आगे नहीं आना चाहिए कि उन्हें सब्सिडी की या फिर सब्सिडाइज फूड की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आगे आए, खुद पहल करें कि अब हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। और उससे बड़ा सवाल यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी हम अभी भी सब्सिडी का मुंह क्यों ताक रहे हैं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। जितेंद्र तोमर के पकड़े जाने के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से प्रतिक्रिया लेने पत्रकार पहुंची। दुखी ईरानी ने अफसोस जताया। ईरानी बोली, काश वो मेरी बात मान लेता तो उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। दुखी ईरानी बोल रही थी, जब मैं येल जा रही थी तो मैंने उससे खूब कहा था कि जीतू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी वहाँ से एक सुंदर और टिकाऊ डिग्री दिलवा दूंगी। मगर वो कहने लगा कि जी हम तो आम आदमी हैं, हमारे नसीब में फॉरेन की डिग्री कहा। अब फॉरेन और लोकल डिग्री में फर्क तो है ही। अब देखिए मैं कहां से कहां पहुंच गई और वो कहां रह गया। आज मेरे पास मिनिस्ट्री है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। उसके पास क्या है? पुलिस का डंडा और जेल की रोटी। Julie, my love, you're the love of my life.